वेलकम टू द हेल्थ सीजियो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। इसकी अनाटमी को हम पहले ही डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों में क्या फ़र्क होता है पहले ये समझ लें। हमने अनाटमी के अंदर ये पढ़ा था कि हड्डियाँ और इज़लात कितने होते हैं, उनकी क्या लोकेशंस होती है कि इंसानी जिस्म के अंदर वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने हड्डियाँ और कितने इज़लात पाए जाते हैं और फिर उनके क्या नाम होते हैं और इनके साथ साथ उनकी क्या साख्त होती है। ये सब चीज़ें हमने अनाटमी के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा है। लेकिन फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी के अंदर हम उन्हीं बोन्स और मसल्स यानी कि हड्डियाँ और इज़लात के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इनके फंक्शंस को देखेंगे कि इंसानी जिस्म के अंदर हड्डियाँ कैसे काम सरंजाम देती हैं, इज़लात क्या काम करते हैं और अगर कोई इज़लात ख़राब हो जाता है तो फिर उस सूरत के अंदर ये कैसे काम सरंजाम देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं और ये कैसे काम सरंजाम देते हैं। इसके अंदर हम वही दो अज़ा के बारे में पढ़ेंगे यानी कि बोन्स जिनको हड्डियां कहा जाता है, मसल्स यानी कि इज़लात। सबसे पहले बात शुरू करते हैं बोन्स जिनको हम हड्डियां कहते हैं कि ये क्या होती हैं, इनकी क्या फिजियोलॉजी होती है। इंसानी हड्डियों का ढांचा स्केलेटन दर्ज झैल जिस्म का काम सरे अंजाम देते हैं। पहला फंक्शन क्या है? शक्ल और सहारा। दूसरा है हरकत। तीसरा है हफाजत करना और चौथा फंक्शन है खून के खलियात बनाना और आखिरी फंक्शन है स्टोरेज। इन तमाम फंक्शंस को एक बार डिटेल के साथ भी पढ़ते हैं कि हड्डियां जो है वो क्या उनकी फिजियोलॉजी होती है यानी कि कैसे वो इंसानी जिस्म के अंदर अपना काम सरंजाम देती हैं। पहला फंक्शन है हड्डियों का शक्ल और सहारा। हड्डियों का ढांचा जिस्म को एक इंसानी शक्ल, सहारा और मजबूती फ्राहम करता है। ये बात हमने पहले भी एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ी है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं वो एक अहम रोल अदा करती हैं। अगर इंसानी जिस्म में से हड्डियां निकाल दी जाएं तो फिर इंसान की कोई शक्ल नहीं होती। और इसी तरह ये जो हड्डियां होती हैं वो हमें शक्ल मुहैया करती हैं, हमें सहारा देती हैं। हमने अगर कोई चीज़ उठानी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फिर हमने उठना और बैठना है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें मजबूती देती हैं, हमें सहारा देती हैं, हमें शक्ल मुहैया करती हैं। तो इस तरह हड्डियों का एक बहुत बड़ा जो फंक्शन है वो है शक्ल और सहारा। दूसरा फंक्शन है हरकत। इंसानी हड्डियां अक्सर आपस में मिलकर मुख्तलिफ जोड़ बनाती हैं जिनको हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स की तारीफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जहाँ पर दो या दो से ज़ायद हड्डियां आपस में मिलती हैं उस मकाम और जगह को हम जोड़ कहते हैं। जोड़ से क्या है? जिससे ढांचा जो है वो लचकदार और मुतहरिक हो जाता है, यानी कि ढांचा जो है वो बासानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इन जोड़ों की मदद से हरकत कर सकता है। अगर इंसानी जिस्म के अंदर ये जोड़ ना हो और सिर्फ एक ही सूरत के अंदर लंबी हड्डियां हो तो वो बासानी टूट जाती हैं, वो इतनी आसानी से झुकती नहीं हैं। तो इसलिए इनके अंदर जोड़ बना दिए जाते हैं ताकि इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी ढांचे के अंदर लचक पैदा हो और वो बासानी एक जगह से दूसरी जगह उठ बैठ सके, हरकत कर सके। जिसके पेश नज़र इज़लात मसल्स की मदद से उठना, बैठना, दौड़ना, मेहनत करना, मशक्क़त करना, वर्जिश करना, जिम्नास्टिक वगैरह मुमकिन होता है। हड्डियों के ऊपर इज़लात चढ़े हुए होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? इंसानी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के अंदर, उसको उठने और बैठने के अंदर बहुत ज़्यादा अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। हड्डियों का तीसरा फंक्शन है हफाजत करना। हड्डियां इंसानी जिस्म के अहम अज़ा जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं उनकी हफाजत करती हैं। मसलन दिमाग जिसको ब्रेन कहा जाता है, इसके ऊपर इंसानी खोपड़ी चढ़ी हुई होती है जिसको हम स्कल बोन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है आँखें यानी कि आइज़।
आइज़ के ऊपर भी इंसानी हड्डियाँ होती हैं जो कि आइज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तीसरा है अंदरूनी कान, जिसको हम इनर ईयर्स कहते हैं। ये भी इंसानी जिस्म का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको भी इंसानी हड्डियां हिफाजत करती हैं। और अगला फंक्शन है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड, जिसको हम हराम मगज़ भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नरम और एहसास इंसानी वाइटल ऑर्गन होता है। इसको महफूज करने वाला वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम की जितनी भी वर्टिब्रीज होती हैं, यानी कि इंसानी हड्डियां होती हैं, वो इसकी हिफाजत करती हैं। इसके बाद आ जाता है फेफड़े यानी कि लंग्स, दिल। ये भी इंसानी जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स हैं और इनकी हिफाजत भी इंसानी हड्डियां करती हैं। कौन सी हड्डियां करती हैं? स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई जितनी भी वर्टिब्रल कॉलम की रिब्स होती हैं, वो असल में लंग्स और हार्ट की यानी कि दिल की हिफाजत करती हैं। इसके बाद आ जाता है यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी इंसानी अज़ा हैं और ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं और इनकी हिफाजत भी इंसानी जिस्म की हड्डियां ही करती हैं। अगला फंक्शन है हड्डियों का खून के खलियात बनाना। लंबी हड्डियां, जिनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं, इनके अंदर मौजूद गोदे, जिनको हम बोन मैरो कहते हैं, में खून के सुर्ख ज़रात भी बनते हैं। ये इंसानी हड्डियों का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक बहुत बड़ा रोल है कि ये इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाने वाला जो खून होता है वो बनाती हैं। ज़्यादातर ये जो खून है वो इंसानी जिस्म के अंदर पाई जाने वाली लंबी हड्डियां के अंदर बनता है। इन लंबी हड्डियों के अंदर असल में जो है वो गूदा होता है और इस गूदे को हम बोन मैरो कहते हैं, जो कि असल में खून के सुर्ख ज़रात बनाने में अपना रोल प्ले करता है। अगला फंक्शन है स्टोरेज। इंसानी ढांचे के अंदर जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं वो कैल्शियम और फुलाद, जिसको हम आयरन भी कहते हैं, जमा करके रखती हैं। यानी कि इंसानी हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम, फुलाद और इस तरह के और भी जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेती हैं। जब भी इंसानी जिस्म को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये हड्डियां फिर इंसानी जिस्म को मुहैया करती हैं। हड्डियों के बाद दूसरा टॉपिक है मसल्स, जिसको हम इज़लात या पट्ठे भी कहते हैं। इज़लात या पट्ठों का बुनियादी काम कुव्वत और हरकत पैदा करना होता है। पट्ठों की दो इकसाम की हरकत का मौजिब बनते हैं। पहला है वॉलेंट्री और दूसरा है इनवॉलेंट्री। पहले आप इन दोनों को समझ लें कि ये क्या होते हैं। वॉलेंट्री असल में पट्ठों की ऐसी हरकत को कहा जाता है जो कि हमारी मर्जी या हमारे इरादे के ताबिया होते हैं। जब चाहे हम उनको अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं, जब चाहे हम उनकी हरकत को रोक भी सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, जो कि है इनवॉलेंट्री। ये गैर अरादी होते हैं और ये अपना काम खुद से ही सरंजाम देते हैं। इसके अंदर हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं होती। इनवॉलेंट्री जो कि खुद कार होते हैं, हरकत बहुत ज़्यादा होती हैं। इंसानी जिस्म के अंदर ज़्यादातर जो इज़लात की हरकत हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, जिस पर असल में ज़िंदगी का इन्हसार होता है। मसलन कैसे? दिल का धड़कना हम अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते, बल्कि ये बिल्कुल मुसलसल जो है वो धड़कता रहता है। इसी तरह सांस का अमल है। अगर आप सांस को अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए रोक दें तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। तो इसी तरह इंसान का जो सांस लेने का अमल है वो भी इनवॉलेंट्री है। तीसरा है निज़ाम इनहज़ाम। ये भी एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर मैदा और आंतड़ियाँ अपनी मर्जी से काम सरंजाम देती रहती हैं। जब इंसान खाना खा के फारिग हो जाता है तो फिर ये इज़लात जो होते हैं ये खुददार यानी कि अपनी मर्जी से अपना ये काम सरंजाम देते रहते हैं। मसाना हो गया, गुर्दों की कारकर्दगी वगैरह, ये भी एक ऐसी इज़ा हैं जिसके अंदर हमारी मर्जी शामिल नहीं होती और ये अपनी मर्जी से काम सरंजाम देते रहते हैं। जबकि जो वॉलेंट्री इज़लात होते हैं इसमें इंसान की अपनी मर्जी से शामिल होती है और ये अपनी मर्जी से तेज़ या आहिस्ता हरकत करते रहते हैं। इसके लिए जब इंसान किसी ज़रूरत के तहत हरकत के लिए सोचता है तो दिमाग जो होता है इसकी पट्ठे से मुंसलिक इसाब, जिसको हम नर्व कहते हैं, के ज़रिए सिकुड़ने के लिए पैगाम भेजता है। होता असल में क्या है, जब हम कोई भी अपनी मर्जी से काम सरंजाम देना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे
कि दूर जो है वो एक पेंसिल पड़ी हुई है और इंसान ये चाहता है कि वो अपना हाथ जो है वो आगे करे और उस पेंसिल को उठा ले। तो इसमें होता क्या है कि इंसान ने सोचा, यानी कि उसके दिमाग में के अंदर ये बात आई कि अब मैं उस चीज़ को उठा लूँ। तो क्या हुआ कि उसने अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, इंसानी दिमाग ने जो है वो उसको एक मैसेज कन्वे किया इंसानी पट्ठों को, यानी कि दिमाग से मैसेज आया। कहाँ पर गया वो मैसेज? वो गया इंसानी इज़लात के अंदर। और इंसानी इज़लात के अंदर असल में नर्व सिस्टम भी होता है। तो ये जो नर्व सिस्टम है उसने इन इज़लात को ये कहा कि तुम सिकुड़ जाओ या तुम फैल जाओ और फिर ये चीज़ उठा लो। तो इस तरह इसाब के ज़रिए जो है वो इज़लात के पास मैसेज आया और फिर इंसान ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ ज़मीन से उठा ली, जिससे इरादे के मुताबिक मसल्स में कुव्वत कमोबेश पैदा होती है, जिसका इन्हिसार हमारी ज़रूरत के मुताबिक दिमाग से आने वाले पैगामात पर होता है। वॉलेंट्री पट्ठों और हरकत से हम चलना, दौड़ना, काम करना वगैरह शामिल होता है। यानी कि वॉलेंट्री ऐसे इज़लात होते हैं जिसके अंदर हमारी मर्ज़ी शामिल होती है और इन मर्ज़ी के पीछे हमारा दिमाग काम करता है कि हमें यहाँ से उठकर आगे जाना है या नहीं जाना, हमें कोई चीज़ नीचे से उठानी है या नहीं उठानी। तो इस पर सब हमारी मर्ज़ी शामिल होती है और इस तरह इज़लात की इन हरकत को हम वॉलेंट्री मसल्स का नाम देते हैं। जबकि इनवॉलेंट्री हरकत में दिल के इज़लात और पसलियों के इज़लात खुद ब खुद होने और जानने की सूरत का काम करते हैं। तस्वीर की मदद से मसल्स एंड नर्व, जिसको हम इज़लात और इसाब कहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों निज़ाम कैसे काम सरेंजाम देते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको सबसे ऊपर जो है वो सुर्ख रंग के अंदर तीर का एक निशान नज़र आ रहा है, जो कि वाज़िया कर रहा है कि ये एक इंसानी हड्डी है। इंसानी हड्डियों के ऊपर इज़लात चढ़े हुए होते हैं, ये बात हमें पहले से ही मालूम है। तो आपको जो है वो इस हड्डी के ऊपर जो इज़लात हैं उनको यहाँ पर दिखाई दिया गया है, जिसको हमने नीले डब्बे के अंदर महफूज किया है, जिसको कहते हैं मसल्स, यानी कि इंसानी इज़लात। इंसानी इज़लात जो होते हैं वो गुच्छों की सूरत में इंसानी जिस्म के ऊपर पाए जाते हैं। इन गुच्छों को हम नाम देते हैं फेसिकल्स का। अब आपने क्या करना है, इस इंसानी इज़लात के अंदर जो गुच्छे हैं जिसको हम फेसिकल्स का नाम दे रहे हैं, एक गुच्छा निकाल कर बाहर देख लेना है। इस एक गुच्छे को हम कहते हैं मसल फाइबर्स, यानी कि इंसानी इज़लात के जो रेशी होते हैं, यानी कि जो धागे होते हैं, उनको हम कहते हैं मसल्स फाइबर्स। यहाँ तक आपको तस्वीर मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ गई है। अब चलते हैं दूसरी रुख की तरफ, जो कि आपको एक और तस्वीर नज़र आ रही है। सब्ज रंग के तीर के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मोटर नर्व फाइबर्स। ये क्या है? ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। पहले आपने जो सिस्टम पढ़ा वो था बोन और मसल्स का सिस्टम, हड्डियाँ और इज़लात का सिस्टम। अब आप पढ़े हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये है इंसानी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला न्यूरॉन। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। ये कहाँ से आते हैं? ये इंसानी जिस्म के अंदर जो स्पाइनल कार्ड होती है, यानी कि जिसको हम हराम मगज़ कहते हैं, ये वहाँ से निकलते हैं। इसके अंदर ये जो सेल्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं श्वान सेल या न्यूरोलेमा सेल्स, यानी कि नर्वस सिस्टम के सेल्स। इसके अंदर जो ये जितने भी आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, इसके आगे आपको बड़े बड़े लंबे लंबे धागे नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एक्सोन्स। अब आपको ये तस्वीर भी अच्छे से समझ आ गई। नीचे अगर आप देखें तो आपको नर्वस सिस्टम और मसल्स दोनों आपस में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो जहाँ पर जुड़ते हैं, जिस मकाम पर जुड़ते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो कहा जाता है नर्वस सिस्टम को, मस्कुलर कहा जाता है इज़लात को और जंक्शन कहा जाता है ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो मसल्स और नर्व, यानी कि इज़लात और इसाब आपस में जिस जगह पर जुड़ते हैं, उस मकाम को हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का नाम देते हैं। नीचे लिखा हुआ है न्यूक्लियस ऑफ द मसल फाइबर। इंसानी इज़लात के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि
आपको ये बात पहले से पता है कि इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब किससे मिलकर बने हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं। तो इसी तरह जो इज़लात हैं वो भी सेल से मिलकर बने हैं। तो इस तरह अगर उस माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेल के अंदर देखें तो आपको इन मसल फाइबर के अंदर भी जो है वो न्यूक्लियस नजर आएगा वाज़िया तौर पर। तो इसलिए इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियस ऑफ द मसल फाइबर। लेकिन आपका तल्लुक जो है वो यहाँ पर नहीं है, आपका तल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक है, यानी कि कैसे जो है वो नर्वस सिस्टम इंसानी इज़लात के साथ आकर जुड़ता है। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की आम बीमारियां। इसमें हम इंसानी हड्डियां, इज़लात और जिल्द के ऊपर जो बीमारियां असरअंदाज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बीमारी है फ्रैक्चर, जिसको हम हड्डी का टूट जाना कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंथी भी है, इसलिए इसको एक नई और अलहदा वीडियो के अंदर मुकम्मल किया गया है। इसके बाद दूसरी है हेड इंजरी, जिसको हम सर की चोट कहते हैं। अगर इंसानी सर के ऊपर कोई चोट लग जाती है तो उसके नतीजे में जो इंजरी होती है, जो ज़ख़म होता है, उसको हम सर की चोट या हेड इंजरी का नाम देते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है? इंसानी जिस्म के अंदर स्पाइनल कॉर्ड उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है, यानी कि वो वर्टिब्रीज के अंदर महफूज होती है। अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस नतीजे के अंदर भी स्पाइनल इंजरी हो जाती है। लेकिन दूसरी सूरत के अंदर अगर इंसानी वर्टिब्रीज जो हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएं, यानी कि उनके दरमियान में फासला कम होना शुरू हो जाए, तो उससे भी स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद अगला है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। इन दोनों को ज़रा गौर से समझें। पहले बात करते हैं स्प्रेन की कि ये क्या होती है। स्प्रेन एक ऐसी चोट को कहा जाता है जो दो हड्डियों के दरमियान टिश्यूज़ को ज़ख्मी करे। अब आप ज़रा एक बार फिर से समझ लें कि स्प्रेन क्या होता है। स्प्रेन असल में एक ऐसी चोट, एक ऐसी इंजरी को कहा जाता है जो दो हड्डियों के दरमियान जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको ज़ख्मी कर दे। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि है स्ट्रेन। स्ट्रेन भी एक ऐसी चोट होती है जो हड्डियों के अंदर इज़लात या टिश्यूज़ के दरमियान में कोई इंजरी कर दे या ज़ख्मी कर दे, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। एक बार आपको फिर से समझा दें कि स्प्रेन जो है वो असल में एक ऐसी चोट होती है जो कि टिश्यूज़ को ज़ख्मी करती है, यानी कि टिश्यूज़ जो कि हड्डियों के अंदर होते हैं तो उनको जो ज़ख्मी करे उसको हम कहते हैं स्प्रेन। और स्ट्रेन जो होती है ये हड्डियों के अंदर जो इज़लात या टिश्यूज़ जो पाए जाते हैं, यानी कि दो हड्डियों के दरमियान में जो इज़लात या टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको ज़ख्मी करे, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगली बीमारी है गॉट, जिसको हम गेंटिया भी कहते हैं। गॉट जो है वो असल में जोड़ों के दर्द की एक किस्म है जो कि जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती के बायस सामने आती है। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जोड़ों के अंदर होती है, जोड़ों के दर्द की एक किस्म होती है। ये कैसी होती है, इसकी क्या वजह होती है? इसकी असल में ये वजह होती है कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है इंसानी जिस्म के अंदर तो उसके गॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादातर ये जो गॉट होता है ये ज़्यादातर इंसानी हाथ और पाँव की जो उंगलियां होती हैं, यानी कि जो छोटी हड्डियां होती हैं, उनको मुतासर करता है। लेकिन इसके साथ साथ घुटने के जोड़ों पर भी ये बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे और अगली बीमारी है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जिसके अंदर जिल्द आ जाता है। तो जिल्द की बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन जो है वो 9-10 आम किस्म की जिल्द की बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर इनके नाम देखते हैं और फिर उसके बाद हम इनको एक एक करके तफसील के साथ पढ़ेंगे। पहली है रैशेस और दूसरी है वायरल इन्फेक्शन, तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चौथा है फंगल इन्फेक्शन। इसके बाद आ जाता है पांचवा स्केबीज और पिगमेंटेशन डिसऑर्डर, ट्यूमर एंड कैंसर, ट्रॉमा, रिंकल्स एंड रोजेसिया। ये जिल्द की कुछ बीमारियों के नाम हैं। ये कैसे होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, इनको आगे तस्वीर की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं। जिल्द की पहली बीमारी है रैशेस।
यहाँ पर दो तस्वीर आपके सामने है और मेरे ख्याल में तस्वीर से आपको बिल्कुल वाज़िया हो गया है कि रैशेस किनको कहा जाता है। अगर इंसानी जिल्द के ऊपर कोई खराश आ जाती है तो भी रैश बन जाता है, और अगर जो है वो कोई स्किन इंजरी हो गई है, कोई जिल्द के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस सूरत के अंदर भी जो रैश बनता है उसको भी हम रैशेस के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर से आप बिल्कुल आपको वाज़िया हो रहा है कि रैशेस किनको कहा जाता है। वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई बीमारी वायरस की वजह से होती है तो उसको हम वायरल इन्फेक्शन कहेंगे, मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस। इसी तरह अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है तो उसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम देते हैं। अगर आप साथ में लगी तस्वीर को देखें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इज़ा और सिस्टम दिखाई दिए गए हैं जो कि ये वाज़िया करते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया इंसानी इज़ा, ख्वाह वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उनके ऊपर बीमारी फैलाने की वजह बनते हैं। फंगल इन्फेक्शन, जो बीमारी फंजाई की वजह से लगेगी उसको हम फंगल इन्फेक्शन का नाम देंगे। और यहाँ पर कुछ तस्वीर आपको ये वाज़िया कर रही हैं कि फंगल इन्फेक्शन देखने में कैसे होते हैं। स्कैबीज़, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मच्छर या मक्खी के काटने से लगती है। यहाँ पर आपको जो तस्वीर दिखाई दी जा रही हैं उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको छोटे छोटे जो है वो दाने नज़र आएंगे जो कि ये वाज़िया करते हैं कि यहाँ पर किसी मच्छर या मक्खी ने काटा है। पिगमेंटेशन डिसऑर्डर, ये जिल्द की ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसानी जिल्द के ऊपर पिगमेंट्स बनना यानी कि निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों को गौर से देखें तो आपको जो है वो ब्राउन रंग की जो जिल्द है, जो कि इंसानी जिल्द का रंग होता है, उसके ऊपर कुछ सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये जो धब्बे हैं इनको हम पिगमेंटेशन का नाम देते हैं। ट्यूमर एंड कैंसर, कैंसर असल में एक बीमारी है और ट्यूमर जो है वो उसकी जड़ है, यानी कि ट्यूमर असल में पहली स्टेज को कहा जाता है जब बीमारी शुरू होती है। जब वो बीमारी बड़ी और लंबी हो जाती है फिर उसको हम कैंसर का नाम देते हैं। यहाँ पर आपको जो तस्वीर दिखाई दी जा रही है वो मुंह के कैंसर की है, यानी कि उसके होंठों के ऊपर जो जख्म बना हुआ है ये ट्यूमर या कैंसर को शो कर रहा है। ट्रॉमा कहा जाता है सदमे को, जब इंसानी जिस्म के ऊपर कोई चोट या ज़रब लगती है या उसको कोई दिमागी परेशानी होती है, उसकी वजह से जो बीमारी लगती है उसको हम ट्रॉमा यानी कि सदमा कहते हैं। रिंकल्स, जिसको आम ज़बान में झुर्रियाँ कहा जाता है, ये जिल्द की ऐसी बीमारी है जो कि उम्र में इजाफे के साथ साथ पैदा होती है। यहाँ पर आपको तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि इंसानी जिल्द के ऊपर कुछ लाइनें या वो जिल्द जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो गई है, झुर्रियाँ बनना शुरू हो गई हैं। रोज़ेसिया, ये इंसानी जिल्द की ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसानी जिल्द के ऊपर सुर्ख निशान और जिल्द के अंदर पाई जाने वाली खून की नालियाँ वाज़िया तौर पर नज़र आती हैं। यहाँ पर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का यूनिट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।